उत्तर प्रदेश के रामपुरा गांव में उस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दिन में खेतों की मिट्टी आग की तरह तपती थी और रात को भी हवा मानो भट्टी से निकल रही हो। गांव वालों का गर्मी से बुरा हाल हो चुका था। गांव में रहने वाला मोहन अपनी पत्नी सीमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक शाम खेत से लौटते समय उसकी नजर गांव के बाहर पड़े एक पुराने जंग लगे कूलर पर पड़ी। अरे ये कूलर यहाँ कब से पड़ा है? उसके साथ चल रहे रघु का चेहरा अचानक उतर गया। बहुत सालों से, लेकिन इसे हाथ मत लगाना। क्यों, इसमें भूत रहता है क्या? मजाक मत कर। गांव के बूढ़े कहते हैं कि जो भी इसे घर ले गया उसे कुछ न कुछ नुकसान हुआ। तुम गांव वाले भी ना हर पुरानी चीज में भूत ढूंढ लेते हैं। उसने रघु की बात अनसुनी कर दी। अगले दिन वो बैलगाड़ी लेकर गया और कूलर घर उठा लाया। शाम को गांव का बिजली मिस्त्री सुरेश कूलर देखने आया। जैसे ही उसने पिछला ढक्कन खोला, सड़ी हुई बदबू का भयानक झोंका बाहर निकला। हे भगवान, कैसी बदबू है ये? सुरेश ने टॉर्च अंदर डाली। अचानक उसे एक पुरानी चांदी की पायल दिखाई दी। पायल पर काले धब्बे थे, जैसे वर्षों से किसी गीली जगह में पड़ी हो। ये तो बहुत अजीब है, ऐसा पहले तो कभी नहीं देखा। उसने पायल हाथ में ली, तभी उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या हुआ भाई, तुम कांप क्यों रहे हो? अभी किसी ने मेरी कलाई पकड़ी थी। मोहन हंस पड़ा, लेकिन सुरेश नहीं हंसा। सुरेश की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। फिर रात को कूलर चालू किया गया। ठंडी हवा आने लगी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर करीब 12 बजे मोहन की नींद खुली। कमरे में असामान्य ठंड थी। उसने देखा कि कूलर चल रहा है, लेकिन स्विच बंद था। मोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। मोहन एकदम बैठ गया। उसने सोचा शायद सपना होगा। फिर वही आवाज आई, इस बार और साफ, बहुत अंधेरा है। उसने कूलर की जाली की तरफ देखा। कुछ पल तक कुछ नहीं दिखा। फिर उसे लगा जैसे जाली के पीछे कोई औरत खड़ी है। लंबे बाल, झुका हुआ सिर। मोहन टॉर्च लेने भागा, लेकिन जब उसने रोशनी डाली, वहां कोई नहीं था। सुबह उसने सारी बात सीमा को बताई। सीमा डर गई। मैंने पहले ही कहा था कि ये कूलर घर मत लाओ। मोहन ने उसी शाम रघु और सुरेश को बुला लिया। तीनों ने तय किया कि अगली रात वे साथ बैठेंगे। रात के 12 बजे कूलर की बिजली की तार निकाल दी गई थी। चारों लोग उसके सामने बैठे थे। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। जून की रात में भी सांस से धुंध निकलने लगी। इतनी ठंड कैसे हो सकती है? तभी बिना बिजली के कूलर का पंखा घूमने लगा, धीरे, फिर तेज और फिर बहुत तेज। सीमा चीख पड़ी। कूलर के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वर्षों से कैद होकर रो रही हो। फिर जाली के पीछे एक चेहरा दिखाई दिया। सफेद आंखें, बिखरे बाल और होठों पर सूखा खून। इतने वर्षों बाद किसी ने मेरा पिंजरा खोला है। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। वो चारों वहां से दुम दबाकर भाग गए। अगली सुबह वे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिराम काका के पास पहुंचे। सारी बात सुनकर काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जिस औरत को तुमने देखा है उसका नाम चंद्रकला था। कौन थी वो? एक ऐसी औरत जिसे इस गांव ने चुड़ैल समझकर मार डाला था। कमरे में सन्नाटा छा गया। काका ने बताया कि चंद्रकला जड़ी बूटियों का ज्ञान रखती थी। वो लोगों का मुफ्त इलाज करती थी, लेकिन गांव के पुराने मुखिया के भाई की नजर उसकी जमीन पर थी। कुछ समय बाद मुखिया बीमारी से मर गया। उसके भाई ने अफवाह फैला दी कि चंद्रकला ने तंत्र मंत्र करके उसे मार दिया। लोग भड़क गए। भीड़ ने उसे घसीटकर गांव की चौक तक लाया। चंद्रकला रोती रही, कहती रही कि वो निर्दोष है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मरने से पहले उसने कहा था, जिस दिन सच सामने आएगा उसी दिन मुझे मुक्ति मिलेगी। उस रात मोहन अकेला आंगन में बैठा था। अचानक उसे पायल की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसका गला सूख गया। तभी कूलर अपने आप चालू हो गया। मोहन, मोहन,
क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, मोहन? तुम क्या चाहती हो? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर जवाब मिला, सच। उस आवाज में ऐसा दर्द था कि पहली बार मोहन को उससे डर नहीं लगा। अगली रात चारों फिर कूलर के सामने बैठे। आधी रात होते ही जाली के पीछे धुआं जमा होने लगा। चंद्रकला फिर दिखाई दी। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। अगर हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं तो बताओ। चंद्रकला धीरे से बोली, मेरी मौत का सच गांव से छिपाया गया था। फिर उसने 4 लोगों के नाम बताए, वही लोग जिन्होंने झूठ फैलाया था। उन नामों में से एक नाम सुनकर हरिराम काका का चेहरा पीला पड़ गया। उनमें से एक मेरा बड़ा भाई था। सब हैरान रह गए। काका की आंखों में आंसू भर आए। मुझे हमेशा शक था, लेकिन मैंने कभी सच जानने की कोशिश नहीं की। अगले 2 दिनों में गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को रोने की आवाजें सुनाई देती। लोगों को सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती, फिर अचानक गायब हो जाती। पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। एक दिन हरिराम काका को अपने पुराने घर में रखा एक संदूक याद आया। वो मोहन और रघु को लेकर वहां पहुंचे। घंटों तलाश के बाद उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। वो गांव के पुराने वैद्य की थी। जब उन्होंने पन्ने पढ़े तो सभी की आंखें फैल गई। उसमें साफ लिखा था, मुखिया की मृत्यु लंबी बीमारी के कारण हुई है। इसका किसी तंत्र मंत्र से कोई संबंध नहीं है। यही वो सबूत था जिसकी उन्हें जरूरत थी। अगले दिन पूरे गांव की पंचायत बुलाई गई। सैकड़ों लोग वहां जमा थे। मोहन ने वैद्य की डायरी सबके सामने रखी। फिर हरिराम काका खड़े हुए। उनकी आवाज कांप रही थी। 40 साल पहले इस गांव ने एक निर्दोष औरत को मार डाला था। फिर उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी। डायरी के पन्ने पढ़कर सुनाए। गांव वालों के सिर शर्म से झुक गए। तभी भीड़ में बैठे एक बूढ़े आदमी ने हाथ उठाया। वो उन आरोपियों में से एक का बेटा था। मरने से पहले मेरे पिता ने भी यही सच बताया था, लेकिन मैं डर के कारण कभी बोल नहीं पाया। अब किसी को कोई शक नहीं रहा। सच्चाई सबके सामने थी। उसी शाम गांव वालों ने खंडहर के पास एक स्मारक बनाया। उस पर लिखा था, चंद्रकला, एक निर्दोष स्त्री जिसे अंधविश्वास ने मार डाला। रात को मोहन, सीमा, रघु, सुरेश और हरिराम काका आखिरी बार उस कूलर के पास पहुंचे। कमरे में सन्नाटा था। अचानक कूलर अपने आप चालू हो गया, लेकिन इस बार उसकी आवाज डरावनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबी कैद के बाद राहत की सांस ले रहा हो। धीरे धीरे सफेद रोशनी फैलने लगी और चंद्रकला दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। वो अब भयावह नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी। आखिरकार सच सामने आ गया, जो इतने सालों से छुपा हुआ था। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे दोषी हैं, हमें माफ कर दो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुमने वो किया जो इस गांव को बहुत पहले कर देना चाहिए था। हरिराम काका आगे बढ़े। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। कुछ सेकंड तक चंद्रकला उन्हें देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, सच स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है काका। अचानक कूलर कांपने लगा। कमरे में तेज हवा चलने लगी। आवाज बढ़ती गई, फिर धड़ाम। भयंकर धमाके के साथ कूलर के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसी क्षण चंद्रकला की आकृति रोशनी में बदलने लगी। धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगी। उसकी आखिरी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, अब मैं मुक्त हूँ। और अगले ही पल वो हमेशा के लिए गायब हो गई।